तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स को। आज हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। इको स्टार्ट करने वाला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैशिष्टि और समशिष्टि, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से, और ये हम बता रहे हैं तिलका मांझी भागलपुर टीएमबी यूनिवर्सिटी का पार्ट 2 का सिलेबस का हिस्सा, इकोनॉमिक्स का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 का हिस्सा है ये। पार्ट 2 का हिस्सा है टीएमबी यूनिवर्सिटी का। लेकिन हाँ, जहां भी आपको माइक्रो और मिनी इकोनॉमिक्स के बारे में अगर जहां डिटेल से अगर जानना होगा तो वहां पे आपको यूज आएगा। आपको कंपटीशन लेवल में भी काम आएगा, आपको अदर जगह भी काम आएगा जहां पे भी माइक्रो और मैक्रो दोनों का यूज होगा। मतलब कि क्या है या इसका बीच अंतर, इसका भी समानता, इसका बीच असमानता, समशिष्टि क्या है, विशिष्टि क्या है, ये सब बहुत ही मतलब कि भास्ट टॉपिक है। आसानी से समझा नहीं जा सकता। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही दिमाग कंसंट्रेशन से एकदम समझना होगा, सुनना होगा कि क्या बोला जा रहा है, क्या मतलब कि क्या समझना है। नहीं तो ऐसे अगर आप रीडिंग लगा लीजिएगा तो रीडिंग के माध्यम से बिल्कुल भी ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा ही समझ में नहीं आने वाला यदि आप सिर्फ रीडिंग लगाते हैं। अगर अच्छा से रीडिंग वीडिंग लगा रहे हैं तब हो सकता है कि समझ में आ जाए। तो आज हम लोग पार्ट 2 का, जिस प्रकार हम आपको हिस्ट्री का बताए हुए हैं, अभी इकोनॉमिक्स का बारी आया है। इकोनॉमिक्स का पॉलिटिकल साइंस आपका हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस हमको नहीं कराना। पॉलिटिकल साइंस का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को डील करना, और एक क्वेश्चन जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको सिर्फ बता देंगे, हम समय आने पर बता देंगे। अब इकोनॉमिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। तो वही सब स्टूडेंट के लिए जो बेनिफिशियल है वही हम लेके आए हुए हैं, जो मतलब कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उतना ही घुसेंगे, उसके अंदर नहीं जाएंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। जितना जरूरी है, जितना ऑनर्स के लिए जरूरी है, जितना कंपटीशन लेवल में जो जो एग्जाम मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो वो सब के लिए जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो ये दोनों क्या है? माइक्रो और मैक्रो ये दोनों क्या है? तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में एक बार फटाक से मार दीजिए कि जनक कौन है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है, कमेंट करके आप लिख दीजिए। जो भी कमेंट करने बोलते हैं आप जरूर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो, देखिए इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या रहता है, वैशिष्टि और समशिष्टि अर्थशास्त्र के गुणों एवं दोषों का वर्णन करें। तो इसको एक बार हम लोग क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, सही रहेगा। क्वेश्चन है वैशिष्टि एवं समशिष्टि, वैशिष्टि एवं समशिष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के गुणों एवं दोष, गुण एवं दोष का व्याख्या करना। या फिर सीधे सीधे मतलब ये है कि वैशिष्टि और समशिष्टि क्या है, दोनों का बीच अंतर क्या है, दोनों का बीच समानता क्या है, दोनों का परिभाषा क्या है। तो यही सब के बारे में आज हम लोग को जानना है, शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए एंडिंग तक देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये वाला टॉपिक हम लोग करने वाले 2 या 3 वीडियो लग जाएगा इस टॉपिक को क्लियर करने में, क्योंकि थोड़ा सा लंबा ये टॉपिक ही थोड़ा सा लंबा है इसीलिए। तो आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ वैशिष्टि पे रहने वाला है, मतलब कि माइक्रो के ऊपर आज का पूरा का पूरा जो फोकस करने वाला है वो माइक्रो। नेक्स्ट डे करेंगे इसके ऊपर, मैक्रो के ऊपर नेक्स्ट डे करेंगे। आज करेंगे माइक्रो, उसके बाद होगा मैक्रो छोटा, उसके बाद होगा बड़ा, उसका लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में दोनों को सम्मिलित कर देंगे, दोनों को एक मतलब कि आंसर की तरह रेडी कर लिया जाएगा, ठीक है। पहले ये समझ लेंगे, फिर ये समझ लेंगे, उसके बाद आंसर की तरह रेडी हो जाएगा। उसका दोनों का बीच जो है क्या क्या अंतर है नहीं है वो लास्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसीलिए अगर जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मतलब कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। नया नया वीडियो आएगा तो आपको पता चलते रहेगा। और पसंद आएगा तो लाइक, और नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो चलिए यही चीज आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला। बात बाकी आप समझ गए हैं कि क्या स्टार्ट करने वाले, क्या करने वाले आज को। आज पूरा का पूरा इसके ऊपर फोकस रहेगा, इसके ऊपर फोकस नहीं रहेगा, इसके ऊपर रहेगा बाद में, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर फोकस रहेगा। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, माइक्रो मैक्रो के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन क्या है, माइक्रो और मैक्रो दोनों में अंतर होता है। सबसे पहले इसका जनक बता दीजिए कौन है, ठीक है। इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है। और चलिए ये भी बता, अच्छा इसको हम ही बता देते हैं। अर्थशास्त्र में देखिए सबसे पहला नॉवल जो है ना, रंगनार फ्रिस, सबसे पहला नॉवल इसको
और जॉन टीन वर्जन, इसको, ये दोनों को सबसे पहला नोबेल मिला। चलिए कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि ये दोनों को कौन सा साल नोबेल मिला। ठीक है, ये दोनों को नोबेल मिला है, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल मिला है। कमेंट करके बता दीजिए कि ये दोनों को सबसे पहला नोबेल किस ईयर में बता मिला है। तो दो को आपको मिल गया कमेंट करने के लिए, एक तो जनक कौन है और दूसरा कौन सा ईयर है। तो देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को साधारणतः, ठीक है, अलग अलग इतिहास मतलब कि अर्थशास्त्री लोग जो है अलग अलग विभाग में बांटे दिए हैं, लेकिन मेनली तौर पे यही दोनों बटा हुआ क्या है, एगो व्यशिष्टि है और एगो क्या है, समशिष्टि। ठीक है, व्यशिष्टि को ही बोला जाता है माइक्रो और समशिष्टि को बोला जाता है मैक्रो। यही होता है छोटा और ये होता है बड़ा। यही होता है आपका जाके मतलब कि मनी सिद्धांत, मनी थियोरी, इसको बोलता है मनी थियोरी विशिष्टि को। ठीक है, इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे अच्छा से। तो चलिए इतना बात समझ गए कि इकोनॉमिक्स को दो भाग में बांट दिया गया, एगो का नाम है विशिष्टि, एगो का नाम है समशिष्टि। विशिष्टि को विशिष्टिगत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, विशिष्टि को क्या कहा जाता है, वैशिष्टिगत अर्थशास्त्र। और समशिष्टि को क्या कहा जाता है, समशिष्टिगत अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब तो इकोनॉमिक्स हो गया, मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, एगो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों हो गया। यहाँ तक बात क्लियर पूरा एकदम अच्छा से। इकोनॉमिक्स का दो भेद, एगो विशिष्ट एगो समशिष्ट। विशिष्ट मतलब छोटा, समशिष्ट मतलब बड़ा। इसको विशिष्ट को विशिष्टगत बोला जाता है और समशिष्ट को समशिष्टगत। अगर मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन में नहीं आता विशिष्ट, अगर विशिष्टगत आ जाता तो भी आपका आंसर वही रहेगा। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसके ऊपर चलते हैं। ये वाला टॉपिक देखिए, इसको हम लोग 3 वीडियो, जैसा कि हमको बताया 3 वीडियो में, अभी का पूरा फोकस पार्ट 1, मेरा वीडियो का पार्ट 1 जो है ये वाला रहने वाला है। पार्ट 1 ये वाला रहने वाला। अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे ये वाला, पार्ट 2 वीडियो का पार्ट 2 में देखेंगे ये वाला, और फिर पार्ट 3 में देखेंगे, दोनों का अंतर और एक तरह का एक आंसर रेडी कर देना पार्ट 3। मतलब कि 3 वीडियो, मोटा मोटी 3 वीडियो इसका आने वाला। ठीक है, तो चलिए वैशिष्टि के ऊपर देखते हैं। एकदम ध्यान से इत्मीनान से यहीं पर बने रहिएगा, कहीं इधर उधर भागा भागी का जरूरत नहीं है। कॉपी पेन लेके रेडी रहिएगा, जहां जहां जरूरत होगा वहां लिख लीजिएगा। और अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि इसका पीडीएफ चाहिए तो हम आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे। टेलीग्राम में सब जुड़ जाइए, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जो भी बता रहे हैं, अगर वो आप देखते हैं तो फटाफट जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइए आराम से। टेलीग्राम में हम आपको बताते रहते हैं, कुछ कुछ पूछते रहते हैं। तो हम लोग चलते हैं विशिष्टि के ऊपर। ठीक है, जनक वनक को हटाओ, कमेंट करके आप लोग बताइएगा तो ठीक है, अगर कमेंट करके नहीं बताइएगा तब तो हम बताएंगे ही अपना नेक्स्ट वीडियो में, जिस तरह हम हमेशा करते हैं। देखिए माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों का प्रयोग जो है ना सबसे पहले रगनार फिश के द्वारा किया गया है। इन दोनों शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, रगनार फिश। ये कौन बंदा, ये वही बंदा है जो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला नोबेल इसको मिला है। डेट आप लोग को बताना है। रगनार फिश को मतलब ये दोनों माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों वर्ड का जो इजाफा नहीं, मतलब कि इंट्रोड्यूस कौन किया, रगनार फिश। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बहुत सारे इतिहासकार, मतलब कि अर्थशास्त्र, बार इतिहासकार निकल जाता है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत दिन से इतिहास पढ़ रहे हैं इसीलिए। तो बहुत सारा जो अर्थशास्त्री है, बहुत ज्यादा जो अर्थशास्त्री है, ये रगनार फिश के बाद जो है स्टार्ट किया मैक्रो के बारे में, जिसमें कि बोल्डर नाम यूज होता है, क्वार्टन्स का यूज होता है, और फिर लर्नर का यूज होता है। तो वो सब रगनार फिश के बाद आए हुए हैं। रगनार फिश के बाद उन लोग अपना अपना कथन डाले हैं कि हम जो है वैशिष्टिगत में ये मानते हैं, माइक्रो ये होता है वो होता है। तो वो सब बाद की कहानी है, पहले कहानी ये स्टार्ट करते हैं, ये बंदा रगनार फिश सबसे पहले स्टार्ट करता है, उसके बाद अन्य कोई आता है। तो आपको पता ही होगा मंदी वंदी का काल चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध का काल चल रहा था। उसके बाद ये वाला जो वर्ड है इसके बाद होड़ पकड़ लेता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग माइक्रो, जैसा कि हम बताएं कि माइक्रो के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए ये माइक्रो शब्द जो है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें थोड़ा सा डालना होगा इंक। ठीक है,
तो हम डाल लेते हैं पहले इंक इसमें। इंक डाल लिए, हमको लगता है काम कर जाएगा। इसका सबसे पहले हम लोग अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या? माइक्रो। तो ये सॉरी ग्रीक भाषा, ये जो है ग्रीक भाषा माइक्रोस से लिया गया। ठीक है, क्या बोले? ग्रीक भाषा माइक्रोस, हिंदी इंग्लिश में होगा MAKROS। माइक्रोस से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका जिसका अर्थ होता है स्मॉल, जिसका अर्थ होता है स्मॉल। स्मॉल का मतलब छोटा। हम आपको बता रहे कि ये अगर अलग अलग वीडियो में आप देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। आप कोई भी किसी को भी पकड़िए, एक ही वीडियो देखिए, एक ही मतलब टीचर का वीडियो देखिए, ठीक है? अलग अलग देखिएगा तो माइंड कंफ्यूज, सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। तो जिसका अर्थ क्या होता है? स्मॉल। स्मॉल होता है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग वैसा चीज का स्टडी करते हैं, वैसा उद्योग का स्टडी करते हैं जो इकाई पर निर्भर करता है। इकाई का निर्भर करता है का मतलब जिसका कि एक परिवार उद्योग चलाता है, या कोई उद्योग के बारे में, या कारखाने के बारे में, या अपना व्यक्तिगत निर्णय के बारे में, निर्णय से जो मतलब उद्योग चलाता है, वो सब के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डील करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, वैशिष्टि में किसी अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न जो है ना छोटी छोटी इकाई, छोटी छोटी इकाई, जैसा कि हम बताएं कि जो छोटा कारखाना हो गया, भिन्न भिन्न इकाई, छोटा कारखाना, छोटा कारखाना, उद्योग, छोटा उद्योग, इकाई परिवार का, इकाई परिवार का। तो ये सब का उद्योग जो है ना, ये सब का उद्योग, ये सब का लेन देन, ये सब का आय व्यय, ये डिस्कस होता है माइक्रो में। मतलब माइक्रो का मतलब विशिष्टि। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया वशिष्टि। वशिष्टि, इसका मतलब हो गया वशिष्टि। ठीक है, व्यशिष्टि होता है ना, व्यशिष्टि, व्यशिष्टि। व्यशिष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग ये चीज का हम लोग जांच पड़ताल करते हैं कि क्या होता है, नहीं होता। व्यशिष्टि माइक्रो एक ही बात है। तो इसमें मोटा मोटी समझ गए कि ये अभी अभी देखिए, इसका अलग अलग तरीका से परिभाषा हम लोग अभी निकालेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स में अलग अलग जो अर्थशास्त्री होते हैं वो अपना अपना अलग अलग मत देते हैं, अलग अलग विचार देते हैं, अलग अलग परिभाषा देते हैं। लेकिन लेकिन सबका परिभाषा एक तरह का ही होता है, थोड़ा मोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन वो एक ही तरफ इशारा करता है, जो कि इशारा हम आपको बता देते हैं। इकाई, इकाई कार्य है। जो भी परिभाषा देगा सबका इंगन, मतलब कि सब सब इंगित कहाँ करेगा? सब इंगित करेगा कि जिसका अध्ययन, मतलब वो वैसा इकोनॉमिक्स जिस पर हम लोग इकाई चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। इकाई चीज का मतलब इकाई कारखाना, इकाई परिवार के द्वारा किया गया कारखाना, तो वो सब चीज का अध्ययन हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, अब जैसे कि इसका इसका कि जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या हुआ कि जैसे कि एक उत्पादक है, मतलब कि एक कारखाना, कारखाना में कितना उत्पाद हो रहा है, एक इंडिविजुअल कारखाना का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल मान लीजिए एक कारखाना है, कारखाना में कितना लागत हो रहा है, कारखाना में कितना आय व्यय हो रहा है, आय व्यय, आय व्यय, आय व्यय कितना हो रहा है। तो ये इसका स्टडी हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका स्टडी के लिए ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का इजाद हुआ, मतलब कि विशिष्टिगत, विशिष्टिगत इकोनॉमिक्स का इजाद हुआ। अगर कोई मतलब कि कारखाना में कितना आय व्यय हो रहा है वो। और दूसरा मान लीजिए कि देखिए, मान लीजिए कि ये वाला एक आपका हो गया बगीचा हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये बगीचा हो गया, बगीचा में यहाँ आम का पेड़ लगा हुआ है बहुत सारा, मान लीजिए बहुत सारा आम का पेड़ लगा हुआ है। तो वहां का जो मालिक है, मालिक, वहां का जो मालिक है, मतलब ये पूरा का पूरा मान लीजिए आप मालिक है यहाँ के, आप जो है मालिक है। तो मालिक जो है अपना जो इसको देखभाल करता है, देखभाल करने के लिए भी एगो बंदा को रखता है। तो जो देखभाल करने के लिए जो बंदा को रखा, उससे पूछेगा कि बताओ जी, ये जो पहला नंबर आम का पेड़ है, इसमें कितना फल उत्पादन हुआ? तो वो बताएगा कि सर जी 10 किलो का जो है एगो पेड़ से मेरा उत्पादन हुआ है। एक पेड़ से, एक पेड़ से, ध्यान रखिए एक पेड़ का हम बात कर रहे हैं। तो बोला मालिक ठीक है, एक पेड़ का समझ गया। तो ये वाला जो 10 केजी जो निकला आम का, जो मतलब कि सेलिंग जो हो रहा है, सेलिंग नहीं मतलब कि जितना उत्पाद हो रहा है 10 केजी, तो यही आपका हो गया माइक्रो। तो वो मालिक जो है वो कैसे निर्णय लिया होगा? एक ही दिन में तो 10 किलो नहीं तोड़ लिया होगा, वो धीरे धीरे करके 10 किलो तोड़ा होगा वो। तो वो मालिक क्या किया कि हर दिन जितना तोड़ा उसको हिसाब रखता था वो, कि अच्छा एक दिन में मतलब 2 किलो तोड़ लिया, फिर 3 दिन बाद हम 4 किलो तोड़े, तो इसी तरह मिला मिला के 10 केजी तोड़ लिया। तो कैसे अंदाजा लगा? हम लोग का बोल चाल के भाषा में तो रोजाना का आय व्यय रख लिया,
लेकिन इकोनॉमिक्स के मद्देनजर रखते हुए इसी को बोलता है माइक्रो, मतलब कि छोटा सा क्षेत्र का, छोटा सा जगह का, हम सब कुछ आय व्यय, सब कुछ लागत, कितना उत्पाद हो रहा है, लागत फलना चिलना सब याद रख लेंगे। तो ये हो गया माइक्रो। अगर ये मालिक, वही मालिक को ये बोलता है कि बताओ जी पूरा का पूरा खेत में कितना आम प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा मान लीजिए 100 kg बताता है, कि मान लीजिए बोलता है कि सर जी मेरा पूरा खेत में जो है 100 kg का आम जो है हम लोग बना पा रहे हैं और बेच रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग को मुनाफा ही हो रहा है। तो ये जो 100 kg हो गया, यही आपका हो गया माइक्रो। 100 kg हो गया, यही हो गया माइक्रो। अब क्या किया माली, माली अब क्या किया, अब सिर्फ इंडिविजुअल पेड़ नहीं, अब सब इंडिविजुअल पेड़ पेड़ को जोड़ा, इसमें 10 kg, इसमें 10 kg, 10 kg, 10 kg, और किसी किसी में 12 आ जाता होगा, किसी किसी में 4 आता होगा। तो इस सबको जोड़ा और फिर बोला कि 100 kg का जो है हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं पूरा का पूरा अथी से, खेत से। तो यही होगी आपका जाके मैक्रो। तो उम्मीद करते हैं कि माइक्रो मैक्रो में जो है ना आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिफरेंस हालांकि हम लोग आगे चल के और बात करेंगे, बहुत डीपली इस पे बात करेंगे, ठीक है। अभी मोटा मोटी इतना समझने का बात था। ये था आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ गए होंगे कि किस तरह मतलब कि बिहेव करता है, मतलब पल भर में बदल जाता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसका परिभाषा की ओर। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, इसका परिभाषा। तो व्यक्तिगत अर्थ विशिष्टिगत विशिष्टिगत इकोनॉमिक्स का परिभाषा अलग अलग जो है बंदा जो है मतलब कि अर्थशास्त्र जो है अलग अलग तरीका से बताया है। तो जिसमें कि सबसे पहला नंबर आता है प्रोफेसर बोल्डर का, ठीक है। कौन नाम है, प्रोफेसर बोल्डर। ये क्या कहता है, ये क्या ये बोलते हैं कि विशिष्टिगत जो अर्थशास्त्र है इसका मतलब उनके ही शब्द में, इनका एक किताब है, ठीक है। इनका एक किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र विश्लेषण। इसका किताब का क्या नाम है, अर्थशास्त्र विश्लेषण इसके किताब का नाम है, जिसको कि बोला जाता है ए रिकंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र विश्लेषण। तो ये प्रोफेसर बोल्डर का एक बुक है, जो कि इसमें ही उन्होंने लिखा है विशिष्टिगत अर्थशास्त्र के बारे में लिखा है कि विशिष्टिगत अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें कि हम मतलब जनता जो है, एक इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल परिवार, एक इंडिविजुअल कारखाना, एक इंडिविजुअल फर्म, ये सबका आय व्यय बचत लागत मूल्य ये सब निर्धारण करता है, ठीक है। ये बोला है प्रोफेसर बोल्डर के अनुसार। क्या बोले, व्यक्तिगत व्यक्ति व्यक्तिगत कारखाना, व्यक्तिगत कारखाना, व्यक्तिगत हो गया आपका जाके उद्योग, ठीक है। व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत परिवार नहीं, इकाई परिवार, आप समझ लीजिए, इकाई परिवार, ठीक है। तो ये सबका आय व्यय लागत वागत जितना भी लगता है, ये प्रोफेसर बोल्डर का, ये इसके अनुसार, प्रोफेसर बोल्डर के अनुसार ये वाला परिभाषा दिया गया। कि क्या परिभाषा दिया गया, एक बार हम पढ़ देते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये आर्थिक विश्लेषण में लिखा कि जो है विशेष परिवार, व्यक्तिगत कीमत आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। सीधा सीधी बात ये है। तो ये हो गया प्रोफेसर बोल्डर, ये आपका पहला नंबर परिभाषा हो गया, ठीक है। कि मतलब कि प्रोफेसर बोल्डर या इसको बोल्डिंग प्रोफेसर बोल्डिंग, ठीक है। तो उसमें कहा गया अपना प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र विश्लेषण या ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें उन्होंने कहा है कि ये विशिष्टिगत अर्थशास्त्र जो है ये इंडिविजुअल के ही काम आता है। मतलब क्या है कि इकाई कार्य क्षेत्र में ही कार्य आता है। तो ये हो गया पहला नंबर परिभाषा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी अगर कोई भी इकोनॉमिक्स में दिक्कत, मतलब कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रहा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में हमको मैसेज कर सकते हैं कि क्या क्या कहाँ पे कैसे होना है। और हाँ, आप अपना आंसर लिख के जरूर टेलीग्राम में भेजा कीजिए, वहां पे एक दूसरे का रीचेक कर लिया कीजिए। इससे क्या हुआ कि आप जो जो चीज लिखे हैं वो सामने वाला अगर नहीं लिखा है तो वो सामने वाला को प्राप्त हो जाएगा, और अगर सामने वाला कुछ नहीं लिखा आप वो लिखे हैं तो मतलब कि लेन देन हो जाएगा। और बाद बाकी तो हम यहाँ लिखे रहे, आप यहाँ से ही अपना अपना आंसर रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर परिभाषा हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर परिभाषा पे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दरअसल क्या है ना कि इकोनॉमिक जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आपको पूरा का पूरा ध्यान देना होगा। यहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान कहाँ देना होगा, यहाँ पे देना होगा।
क्योंकि थोड़ा सा वर्ड में सिर्फ चेंज हो जाने पे सब कुछ बदल जाता है। यहाँ देखिए माइक्रो मैक्रो कितना चेंज है, आई ए, उससे ज्यादा आपको कहीं चेंज वेंज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये दोनों आई ए सिर्फ बदल दिया जाए तो पूरा का पूरा जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। ठीक है, एक तरफ पूरा देश और एक तरफ छोटा सा उद्योग, बस। ठीक है, तो दूसरा नंबर पॉइंट देखिए। दूसरा नंबर पॉइंट में कुछ इतिहास मतलब कुछ अर्थशास्त्री है, हैंडसन 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 और क्वांट। हैंडसन और क्वांट, अब ये दोनों क्या बोलते हैं, हैंडसन और क्वांट, ये दोनों के शब्दों में विशिष्टिगत अर्थशास्त्र जो है ये व्यक्ति और व्यक्ति का सुपरिभाषित का जो आर्थिक मदद देता है उसके बारे में इनका कहना है। क्या बोले, अभी आपको समझाते हैं। हैंडसन और इनका कहना, इनका कथन है या कहना कि वैशिष्टिगत वैशिष्टिगत अर्थशास्त्र वैशिष्टिगत अर्थशास्त्र व्यक्ति या व्यक्ति का सुपरिभाषित, ठीक है, सुपरिभाषित आर्थिक सुपरिभाषित आर्थिक नीति को जानने में मदद करता है या इसके संबंध में वो बताता है। तो क्या नाम है, हैंडसन और क्वांट। इसका कथन है कि वैशिष्टिगत अर्थशास्त्र जो है व्यक्ति मतलब कि पर्सन और व्यक्ति सुपरिभाषित मतलब कि एक समाज को अच्छा तरीका से चलने के लिए जिस तरह का चाहिए होता है उसका जिस तरह पैसा का आय व्यय आर्थिक नीति जिस तरह बनाया जाता है कि हम अगला 5 साल में किस तरह का उद्योग डालेंगे, अगला 10 साल में हम अपना उद्योग को कहाँ तक लेके जाएंगे, अगला 5 साल में हम अपना उद्योग को मतलब कि कितना हम उसको ग्रॉस प्रोडक्ट में लाएंगे, मतलब कि कितना उससे हम आयात करेंगे कितना निर्यात करेंगे, इस तरह का जितना तरह का थिंकिंग आता है वो सब का सब माइक्रो के अंडर जाता है। ठीक है, मतलब कि जिस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन बैंक होता है कि हम लोग पहले क्वेश्चन बैंक को देखें कि कैसे कैसे हम लोग को पढ़ाई करना है, कैसे कैसे क्या क्या पीछे पूछ चुका है, वही पैटर्न से आगे भी पूछेगा। ये वाला चीज हम लोग जैसे क्वेश्चन बैंक में हम लोग देखते हैं उसी प्रकार माइक्रो है। माइक्रो एक तरह का क्वेश्चन बैंक आप समझ लीजिए कि पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि हम लोग को आगे किस तरह जाना है, तो पहले अध्ययन कर लिए उसके बाद हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वही हो गया, हैंडसन और क्वांट यही कहते हैं कि एग्जीक्यूट करने से पहले हमको आर्थिक नीति बनाना पड़ेगा। आर्थिक नीति कौन बनाता है, व्यक्ति या फिर समाज को चलाने वाला व्यक्ति। तो वही हैंडसन और क्वांट का यही कथन है, दूसरा परिभाषा यही है। आई सब बात कर रहा है विशिष्टिगत के बारे में। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा अभी समशिष्ट पे तो आए ही नहीं है, अभी मैक्रो पे आए ही नहीं है, अभी सिर्फ माइक्रो चल रहा है, आई वाला चल रहा है, अभी एम ए वाला नहीं चल रहा। तो ये हो गया, दूसरा नंबर पॉइंट आ गया। ठीक है, तो देखिए अब इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा अर्थ क्या हो गया, दूसरे शब्दों में अगर हम लिख देते हैं, दूसरे शब्दों में माइक्रो का संबंध इकाई क्षेत्र से है। दूसरे शब्द में क्या है, माइक्रो का संबंध इकाई क्षेत्र से है, भिन्न भिन्न इकाई से नहीं, मतलब कि अलग अलग इकाई से नहीं, मतलब इसका संबंध जो है एक ही इकाई से है। अगर एक उद्योग के बारे में बोल रहे हैं तो एक ही उद्योग के बारे में बात करेगा ये माइक्रो। अगर मान लीजिए जूता का उत्पादन अगर वो कोई कंपनी कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो जूता उत्पादन वो इंडिविजुअल कंपनी के बारे में वो बताएगा कि कितना लागत हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। और इकाई अलग अलग इकाई के बारे में नहीं। अगर मान लीजिए कि अगर कोई मार्केट में मान लीजिए कि कोई जूता कंपनी और कोई चप्पल कंपनी दोनों एक साथ बोलता है कि करना है तो वो नहीं होगा, तो वो फिर कहाँ चल जाएगा, राष्ट्र के हाथ में चला जाएगा कि आप जो है पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स अब हमको निकालना है। तो वो वाला सीन यहाँ पे नहीं है। जब हम लोग इसका विषमता पढ़ेंगे मतलब कि इसका सीमा जब पढ़ेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी ये वाला चीज को बस देख लीजिए कि ये वाला क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। जब इसका विषमता पढ़ेंगे माइक्रो का तो तभी हम लोग वो वाला चीज को डील कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अच्छा, बीच में एक और नाम आता है विलियम फैलेनर। विलियम फैलेनर, इनका क्या कथन है, देखिए विलियम फैलेनर जो कहते हैं ने कहा विशिष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत निर्णय निर्माता से, मतलब कि सीधा सीधा लिख देते हैं व्यक्तिगत निर्णय निर्माता से है।
मतलब ये है कि अभी देखिए सब नाम वाम याद रखिए, विलियम फेलिनर एक बंदा हो गया, एंडरसन क्वांट एक बंदा हो गया, और यहाँ पे हम बताए हुए थे बोल्डिंग, ये हो गया तीसरा बंदा। अभी तक 3 बंदा आ गया, 3 अर्थशास्त्र 3 इकोनॉमिक्स आ चुके हैं, बोल्डिंग हैंडसन क्वांट्स, मतलब ये 2 हो गया, 2 मिलके 1 है, और विलियम फेलिनर अभी और आएगा आगे, फेल्योर तेल्योर सब आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अभी हम लोग सिर्फ परिभाषा देखें कि कौन कौन अर्थशास्त्र जो है इसके बारे में क्या क्या परिभाषा दिया, क्या क्या डील किया है, तो अभी हम लोग सिर्फ वहां पे आए। अभी हम लोग और आगे चलते हैं कि इसका फायदा क्या है और इसका गुण और अवगुण देखेंगे इसका हम लोग। अभी हम लोग बात करें सिर्फ माइक्रो का। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक कुछ नहीं, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे इसमें बहुत कुछ जानने लायक बात है। आप मतलब कि बिना स्किप किए ये वीडियो पूरा का पूरा लास्ट तक देखते रहिए, आपको ऐसा कहीं नहीं ऐसा फील होगा, एहसास होगा कि जो है हम नहीं जानते, हम नहीं समझे। बस लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, सफाचट एकदम। सफाचट मतलब कि अच्छा वे में सफाचट। चलिए, इसको हम बता दिए थे, कीमत सिद्धांत इसको बोला जाता है। माइक्रो को जो है मनी थ्योरी भी बोला जाता है, मनी थ्योरी बोला जाता है माइक्रो को। ठीक है, कीमत सिद्धांत इसका नाम है। चलिए, अब इसका हम लोग चलते हैं विशेषता के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं विशेषता के ऊपर। विशेषता हम लोग 3-4 पॉइंट में डील करेंगे। विशेषता क्या क्या विशेषता है इसका, तो सबसे पहला नंबर विशेषता है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है इसमें। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। इसमें क्या, हम जैसे कि आपको बहुत बार बताए, बहुत बार नहीं मतलब बहुत देर से बता रहे हैं कि इसमें एक इकाई का ही अध्ययन होता है। यदि मान लीजिए किसी को पूरा राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना का मतलब कि उद्योग के मामले में बोल रहे हैं, राष्ट्र तो ऐसा सबको लेना देना ही होता ही है, राष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं कि किसी को मान लीजिए कि अपना उद्योग का निकालना है कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना हम खर्च कर रहे हैं, कितना लागत कर रहे हैं, तो उसके लिए माइक्रो का यूज होता है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन जो है इसके द्वारा किया जाता है, ये इसका विशेषता में से एक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंतर्गत व्यक्तिगत लागत, ठीक है, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत भुगतान का व्याख्या करता है। ये इसका पहला विशेषता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर व्यक्तिगत लागत, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत उपभोग की जो है मतलब कि भुगतान की व्याख्या करता है। ये बताता है कि हम कितना आय किए, हम कितना बचाएं, हम कितना खर्च किए। तो ये हो गया पहला विशेषता। दूसरा नंबर विशेषता संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव। दूसरा नंबर क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव, इसमें क्या है, ये इसका विशेषता कैसे है, देखिए कोई भी मतलब कि अगर हम लोग इंडिविजुअल निकाल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का मतलब कि इंडिया का इकोनॉमिक्स में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। थोड़ा मोड़ा डाल सकता है तो डालेगा, नहीं तो इफेक्ट नहीं डालता है इकोनॉमिक्स में। देखिए कैसे नहीं डालता, ये बशर्ते अंबानी अडानी का अगर अर्थशास्त्र में अगर कुछ गिरावट आ जाए तो फिर पूरा का पूरा इंडिया का इकोनॉमिक्स गड़बड़ हो जाएगा। हम वो दोनों का उन लोग का बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटा छोटा उद्योग का बात कर रहे हैं, जो कि जिसको कि मतलब कि स्थानीय उद्योग जिसको कि बोला जाता है, हम वो सब का बात कर रहे हैं। तो वो सबसे क्या होगा कि पूरा का पूरा संपूर्ण अर्थशास्त्र पे नहीं ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि बिहार में जो चीनी मिल था, चलिए आप कमेंट करके बता दीजिए बिहार में कुल कितना चीनी मिल था पहले। बिहार में जो चीनी मिल था, चीनी मिल अब तो वो नहीं रहा ना, अब तो बंद हो गया ना, पहले बहुत था। आप कमेंट करके बताइए कि चीनी मिल बिहार में कितना था। ठीक है, आप बिहार से हैं, बिहार में पढ़ रहे हैं, और अगर आप अदर स्टेट्स वाला भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि बिहार चीनी का प्रोडक्शन बहुत अधिक करता था, अब नहीं करता। तो क्या चीनी का उत्पादन में जो है कमी आने पे क्या पूरा का पूरा वर्ल्ड मतलब कि इंडिया में जो इकोनॉमिक्स में कुछ गड़बड़ी हुआ? अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो नहीं हुआ, अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो हो गया। क्यों?
क्योंकि सरकार जो है उसका स्टेपनी स्टेपनी का मतलब है कि इसका अल्टरनेटिव खोजते रहता है कि यदि कुछ उद्योग कहीं भी कुछ गड़बड़ तड़बड़ हो रहा है तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसको फिर से उभारे, फिर से उसका कमी नहीं महसूस होने दे। तो उसी प्रकार चीनी मिल जितना भी बंद हुआ उसके उसका कुछ कमी नहीं हुआ। मेरा बोलने का क्या मतलब है, मेरा बोलने का ये मतलब है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे जो है इसका जो है प्रभाव नहीं पड़ता, ये इसका विशेषता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिए। आपको सबका मतलब कि अगर पीडीएफ अगर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पीडीएफ चाहिए। सभी को टेलीग्राम में जुड़ जाइए जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, ठीक है। और वो सब्सक्राइब करके रखिएगा, अगला जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा। चलिए 3 नंबर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शून्य मान लेना। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शून्य मान लेना, ये इसका विशेषता, तीसरा नंबर विशेषता, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शून्य मान लेना। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को जानना, उसको समझना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि इसमें राष्ट्र का बात नहीं होता। इसमें राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्र की नीति, सरकार की नीति, इंटरनेशनल मार्केट, ये सबसे इसको कोई लेना देना नहीं है। किस किस चीज से बोले लेना देना नहीं है? देखिए इसको लाल कलम से लिख देता है, उम्मीद करता है नीचे दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें देखिए सरकार की नीति, सरकार की नीति, इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, राष्ट्रीय आय आदि, ये सबसे कोई लेना देना इसको नहीं होता है। इसीलिए इसका प्रमुख विशेषता में से एक है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स निकालने के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को जानने के लिए पूरा का पूरा राष्ट्र का आय, राष्ट्र की इकोनॉमिक्स, राष्ट्र का नीति, इंटरनेशनल मार्केट कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बारे में जाने बिना ही हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर सकते हैं। ये इसका प्रमुख विशेषता में से एक है। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आता है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत हमको लगता है आप लोग को ये बताने में, समझाने में, और उस तरह का रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलता है तो फिर मजा नहीं आता है, ठीक है। तो खैर वो सब बात की बात है। तो 1 2 3 तीन को विशेषता आप समझ में आए। यहाँ पे यहाँ तक तो कोई दिक्कत, अच्छा इधर से सही रहता है ना, यहाँ तो विशेषता, यहाँ तक तो विशेषता में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइक्रो में ही अभी तक हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है, माइक्रो में ही टहल रहे हैं, पूरा का पूरा वीडियो ही माइक्रो के ऊपर रहने वाला है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शून्य मान लेना। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो ऑनर्स, अगर आप ऑनर्स के लिए ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो एकदम आपका ऑनर्स निफिक्र रहिए। ऑनर्स में अगर इससे रिलेटेड कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप उसको मारने के लिए सामर्थ्य रहता है, ना सिर्फ ग्रेजुएशन में, आगे के लिए भी, ठीक है। चलिए विशेषता में 1 2 3 हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा विशेषता पर। जो जो कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं वो सब कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कीमत, एगो इसका नेक्स्ट नंबर जो है, कितना नंबर के को बता दिया, 3 को बता दिया था ना। नेक्स्ट है कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत मतलब मनी थियोरी। कुछ अर्थशास्त्री जो है, कुछ अर्थशास्त्री विशिष्टिगत जो अर्थशास्त्र है उसको मनी थ्योरी के नाम से पुकारा है। मनी थ्योरी का मतलब यह है कि विशिष्टिगत अर्थशास्त्र से ही पता चलता है कि वस्तु का दाम कितना है, मतलब कितना होगा मार्केट में। अगर वो प्रोडक्शन अगर 10 रुपया लगाता है तो बाजार जाते आते 12 रुपया हो जाएगा, ये बात तय है। तो मनी थ्योरी, इसीलिए इसका प्रमुख विशेषता में से एक ये भी है कि विशिष्टिगत अर्थशास्त्र के द्वारा ही यह पता चल जाता है, मतलब पता चलाया जाता है, पता किया जाता है कि एक वस्तु का मार्केट में वो वैल्यू कैसे हो गया उतना। हम लोग अपना दिमाग वहां लगाते नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहे निकालने का तो यहाँ से पढ़ के निकाल सकता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि कुछ अर्थशास्त्री इस कीमत सिद्धांत का नाम देकर बताते हैं कि इस अंतर्गत मांग एवं पूर्ति द्वारा विभिन्न वस्तुओं का व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किया जाता है। मतलब कि जितना का जो चीज का सप्लाई वो चीज डिमांड, मतलब कि जो चीज डिमांड वो चीज सप्लाई। तो ये हो गया कीमत सिद्धांत, मतलब कि इसके द्वारा ही मूल रूप से मुख्यतः जो छोटे लघु उद्योग, छोटे कारखाना, मतलब छोटा मोटा जो भी है वो उसी की तरह चलता है। जो चीज का आपका डिमांड होगा वही चीज का प्रोडक्शन होगा, ये बात सत्य है। मतलब कि जो चीज आपको चाहिए वही चीज का कारखाना, जो चीज आपको बहुत ज्यादा चाहिए वो चीज का कारखाना लगेगा, आपको जो चीज ज्यादा चाहिए। तो ये हो गया, इसके द्वारा ही कीमत को निर्धारित किया जाता है कि कौन चीज का डिमांड कितना है नहीं है। उसके बाद ही उसका जो है ना रेट फिक्स होता है कि ये चीज मार्केट में बहुत डिमांड है, इसका रेट इतना कर दो, ये चीज मार्केट में कम है, इसका रेट इतना कर दो। तो ये हो गया इसका प्रमुख विशेषता में से एक हो गया आइटम।
विशेषता पे हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसका प्रकार, मतलब कि माइक्रो का प्रकार। माइक्रो का प्रकार पे अंदर ज्यादा नहीं घुसेंगे हम लोग, सिर्फ हम लोग ऊपर ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं। अगर अंदर घुसने लगे तो बहुत कुछ है अंदर घुसने लायक, जो कि फिर आपका जो है पढ़ने का लय गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा अगर नॉलेज चाहते हैं तो आप किताब जरूर पढ़िए, किताब यहाँ पर देखने के बाद किताब पढ़िए, कुछ ना कुछ जो भी किताब से पढ़िएगा वो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए माइक्रो का हम लोग जो है इसको हम लोग बांटते हैं ये तीन भाग में। हम आपको बताएं तीन भाग में माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है तीन भाग में बटा हुआ है। सबसे पहला आता है माइक्रो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, माइक्रो डायनेमिक, ठीक है। और ये होता है तुलनात्मक, तुलनात्मक माइक्रो स्टैटिक्स, ठीक है। ये तीन तरह का होता है, माइक्रो स्टैटिक्स, तुलनात्मक माइक्रो स्टैटिक्स और एगो माइक्रो डायनेमिक्स। हिंदी क्या बोलता है इसको, एगो को बोलता है वैशिष्टिगत स्टैटिक, हिंदी लिख देता है। माइक्रो स्टैटिक्स को बोला जाता है वैशिष्टिगत, वैशिष्टिगत अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र स्टैटिक, सॉरी स्थैतिक, यही तो तुलनात्मक माइक्रो स्टैटिक वो हो गया। और इसको बोला जाता है वैशिष्टिगत, वैशिष्टिगत प्रावैगिक, ठीक है। थोड़ा अजीब अजीब नाम है इन लोग का, प्रावैगिक, वैशिष्टिगत, प्रावैगिक। तो ये तीनों नाम हो गया इसका। अब थोड़ा मोड़ा अगर जानना चाहें तो थोड़ा मोड़ा आप जान सकते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि दो चरों के संबंध के स्थिर या शांत चित्रों का ये चित्रण करता है। मतलब कि जो एक जो हम आपको बताए इकाई कंपनी होता है, तो इकाई कंपनी में जो मतलब कि शांत ज्यादा फ्लक्चुएशन का बात अगर आता है, तो ये ज्यादा फ्लक्चुएट वाला ये निर्धारण नहीं कर सकता है कि कितना हुआ नहीं हुआ। ये जो कि उसको बोल सकते हैं कि धीमे धीमे मध्यम, मतलब कि ज्यादा बड़ा उद्योग व्यापार राष्ट्र के नाम पर नहीं, तो उसी को बोलता है ये माइक्रोस्टैटिक्स, वैशिष्टिगत स्थैतिक, ठीक है। शांत चरित्र, शांत चित्र को जो है प्रदर्शित करता है। और ये वाला देखिए, पहले ये देख लेते उसके बाद वो देखते हैं, ठीक है। अंतिम संतुलन, अच्छा अंतिम संतुलन मतलब कि जब तक कि प्रोडक्ट जो है मार्केट में उतर नहीं जाता, उसका बीच में जो भिन्न भिन्न श्रृंखला है, श्रृंखला का निरूपण करता है ये निरूपण। इस सब को समझने के लिए जो है ना, इस सब को समझने के लिए बहुत ही डीप जाना होगा, तभी समझ में आएगा कि मतलब श्रृंखला का निरूपण कैसे होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें दो फेज होता है, ठीक है। एक फेज वो जिसमें कि उत्पादन होता है, और एक फेज वो जिसमें कि प्रोडक्ट हो, मतलब कि मार्केट में जो पहुंच जाता है, ठीक है। उत्पादन हो के मार्केट में, तो इसमें बोला जाता है कि तुलनात्मक वाला में बोला जाता है कि उत्पादन इसका दो श्रेणी होता है। उत्पादन से मार्केट तक जो पहुंचा जाता है ये बोलता है, इसको बोलता है पहली स्थिति,